मिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन बहविषा जुहोमि समानी आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः असति। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। प्रज्ञा प्रवाह अखिल भारतीय परिकल्पना अनुसार पूर्व क्षेत्र कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का आज द्वितीय दिवस, इसमें उपस्थित सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का बैठक में जो हमको मार्गदर्शन करेंगे मेरा बहुत पुराना दोस्त, कार्यकर्ता, वरिष्ठ प्रचारक, सम्माननीय रामाशीष सिंह जी। रामाशीष सिंह जी संघ का पुराना वरिष्ठ प्रचारक, 77 साल से संघ का प्रचारक, बहुत छोटे बड़े जिम्मेदारी सफलता के साथ पालन किया। बिहार प्रांत बौद्धिक प्रमुख थे, तब से मेरा साथ उनका घनिष्ठ था। अभी उनका हेडक्वार्टर मुख्यालय वाराणसी शिव जी का पास, और उनका जिम्मेदारी है पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड दो क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक, प्रज्ञा प्रवाह अखिल भारतीय प्रांत टोली वरिष्ठ सदस्य। आज माननीय रामाशीष जी उनका विषय उपस्थापन करेंगे। आज का विषय है प्रबुद्ध जगत, परिभाषा एवं व्यक्ति। हमारा कालांश का समय है 10 से 11:30 तक। पहले उनका बौद्धिक होगा, इसके बाद प्रश्नोत्तर। काल प्रश्न करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत इच्छुक थे, तो टाइम नहीं मिला, इसलिए तो संजय दा कल उनका तो टाइम नहीं मिला। डॉक्टर संजय घोष वर्धमान चर्चा केंद्र का सह संयोजक, आज तो संजय दा को पहले ही उनको प्रश्न करने का मौका मिलेगा। और टाइम जितने मिलेगा, पहले तो पश्चिम उड़ीसा, पूर्व उड़ीसा, उत्तर बंग, इसके बाद दक्षिण बंग, एक प्रांत संयोजक सह संयोजक, पहले इनका कोई पूछना है तो पूछेंगे, इसके बाद प्रांत स्तर कार्यकर्ता, ऐसा क्रम में ही चलेगा। तो ड्यू है डॉक्टर संजय घोष, वो आज प्रश्न करेंगे। हमारा बहुत सौभाग्य की बात है, जैसा रामाशीष जी है वो शैव क्षेत्र, रामाशीष जी के ऊपर एक तरफ भगवान शिव जी के आशीर्वाद और एक तरफ भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद, दोनों का आशीष उनका सिर में है। इसलिए रामाशीष जी
राम और शिव और राम, जब राम जी शिव जी का पूजा करने के लिए रामेश्वर में पहुंचे थे तो राम जी बोलते थे आप ही तो मेरा ईश्वर है, और शिव जी बोलते हैं उल्टा। तो दोनों ही एक है, एक ही दो है, और दोनों ही है। रामाशीष जी का अंतर, दोनों का आशीर्वाद है। तो रामाशीष जी का बौद्धिक हम सुनेंगे। इसके साथ हमारा बहुत सौभाग्य की बात है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट का वरिष्ठ प्रोफेसर, प्रांत संयोजक सम्माननीय जोगेंद्र सिंह जी भी वहीं पर उपस्थित हैं। तो शिव जी के आशीर्वाद हम सबको शिव में देने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो जोगेंद्र जी की उपस्थिति हम सबको सम्मानित कर रहा है। हम सब अभी प्रस्तुत है रामाशीष जी को बौद्धिक सुनने के लिए, और डायरी कलम सबके पास है, सब नोट करेंगे। नोट करने के बाद किसी का नोट अच्छा होगा तो डॉक्टर राकेश दास बौद्धिक के बाद, ये खत्म होने के बाद कलम राकेश दास के पास भेज देंगे। यही निवेदन है सबके पास। रामाशीष जी, आपका बौद्धिक। आज हम लोगों के इस बहुत ही पावन और मनभावन इस अवसर पर आपका तस्वीर ठीक साइड में चला गया, तो ठीक था, अभी गड़बड़ हो गया थोड़ा। नहीं, अभी वो ठीक है। आप केवल आवाज सुनिए दादा, तस्वीर की चर्चा मत करिए। वो आपके फुल स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं आप लोग। नहीं, बात सुनिए। आपका कैमरा उल्टा हो गया भाई साहब, आपका कैमरा जो है क्षैतिज हो गया है, वो तो कीजिए। ऐसे ना, हाँ जी 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 जी, अब ठीक। नहीं, ऐसे करने पर क्या हो रहा है कि मेरा नीचे लगा हुआ है ये ईयरफोन, तो उस पर टंग जा रहा है, तो आवाज आपकी कटेगी। नहीं, कट वो नहीं ईयरफोन के कारण मुझे, लेकिन ऐसे नहीं तो अभी लगाऊंगा तब ना कटे। नहीं, आप उल्टा दिख अब रहे हैं इसलिए। हाँ, अच्छा, ऐसे अब ऐसे लगाएंगे जी। हाँ, उसमें चूंकि आप अब उल्टा ऐसे लगाने पर, जी, अब ऐसे लगा रहा हूं मैं, तो आवाज जा रही है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, सुंदर सुंदर आवाज आ रहा है, सुंदर ठीक है आवाज। जरा, हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। आज इस पावन ये इस अभ्यास वर्ग में जितने भी उपस्थित हमारे अभी 58 प्रतिभागी हैं, इसमें सम्मिलित है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और गंगा के किनारे अवस्थित कोलकाता बहुत प्राचीन जगह है, और निश्चित तौर से भारतवर्ष की संस्कृति, चाहे वो प्राचीन संस्कृति हो, स्वतंत्रता का आंदोलन हो, साहित्यकार से लेकर के क्रांतिकारी से लेकर के समाज के अंदर संत की एक लंबी परंपरा से लेकर के, ऐसी धरती जो केवल सोना ही नहीं उगलती, स्वर्ण में नहीं है, केवल शस्य श्यामला ही नहीं है, वैसी धरती जहाँ से कि महर्षि अरविंद जैसे लोग पैदा हुए। अरविंदा हमारे हैं भी, उनकी पूरी आत्मा, उनकी सारी योग्यता दादा अरविंद के अंतर संक्रमित हो गई है, ट्रांजिट हुई है। ऐसे बिल्कुल सभी कार्यकर्ता जो हमारे बंगाल के यहाँ पर उपस्थित, उड़ीसा के कार्यकर्ता हमारे उपस्थित हैं, आसाम के कार्यकर्ता हमारे सब उपस्थित हैं, ऐसे सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ मैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पावन भूमि पर रामकृष्ण देव जैसे सन्यासी पैदा हो गए, जहाँ पर पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का संदेश लेकर के गए हुए गैरिक वस्त्र से आविष्कृत विवेकानंद जब निकले थे, प्राचीन से प्रकृति की ओर बढ़े थे, तो सारी दुनिया ने आश्चर्य से अभिभूत होकर देखा था एक व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता, ऐसी सामर्थ्य हो सकती है जिसे संपूर्ण विश्व में हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित कर अपने आप को दिग्विजयी सन्यासी के नाते पूरी दुनिया में स्थापित कर सके थे। उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता से लेकर के और डॉक्टर हेडगेवार की कर्मभूमि वहां रही है, राष्ट्रीय संसद संघ के सरसंघचालक, वहीं से उन्होंने क्रांति की दीक्षा ली, क्रांति का संदेश दिया, भारत के लिए संपूर्ण सर्वस्व समर्पण करने का जो कार्य उन्होंने किया, वो कलकत्ता की भूमि से वह प्रेरणा उनको प्राप्त हुई है। एक से एक विद्वान, एक से एक चिंतक, एक से एक दार्शनिक और एक से एक
वहां से लेखक, प्रबुद्ध लोग, सन्यासी ऐसे पैदा हुए जो भारतवर्ष का मार्गदर्शन करते रहे हैं। ऐसी स्वर्णमयी भूमि को, सच्चे श्यामला बंगाल को, उड़ीसा को, जहां पर कटक के अंदर रह करके जहां से संदेश लिया था हमारे देश के प्रथम, कहेंगे कि वही देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी तो मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर लासित कपुक्कन जैसे लोग हुए, जहाँ पर शंकर जो पैदा हुए, ऐसे आसाम के कार्यकर्ताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ और भीतर से बिल्कुल उनके उनका अभिवादन मैं करता हूँ। आज का जो विषय है, हम सब बैठे हुए हैं, ये कार्यकर्ताओं का वर्ग है, चयनित लोगों का वर्ग है। ऐसे कार्यकर्ता जो मतलब परे, राग द्वेष से परे हैं, संगठन के द्वारा संगठन के लिए संगठन का काम करने वाले बुद्धिधर्मी कार्यकर्ताओं का यह अभ्यास वर्ग है, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बोध अन्यों की तुलना में स्पष्ट है, ताकि समाज के भी भीतर अवधारणात्मक स्पष्टता आए, भावनात्मक शुद्धता आए, समता के साथ निपुणता आए। इसलिए यह वर्ग है, क्योंकि हम जब कार्य करता है तो किसी विषय में हमारी जो कंसेप्चुअली वी मस्ट बी क्लियर, हमको स्पष्ट होना चाहिए, अवधारणा हमारी साफ रहनी चाहिए और इमोशनली हम सब लोगों को बिल्कुल प्योर होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आज सरकारें हैं वहाँ पर 100-150 संख्या प्राध्यापक और प्रबुद्ध वर्ग का जुट जाना बड़ी सामान्य बात है। एकदम प्रतिकूल और प्रतिलोम परिस्थिति में जहाँ इतने हमारे कार्यकर्ता आए हैं, 61 लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो ऐसे कार्यकर्ता जो एकदम प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिलोम परिस्थिति में एक मन के अंदर एक प्रज्वलित जो अग्नि है, जिस अग्नि को उन्होंने महर्षि अरविंद से प्राप्त किया है, स्वामी विवेकानंद से प्राप्त किया है, और पूरे राष्ट्र को आलोक दान करने के लिए तत्पर और सिद्ध ऐसे कार्यकर्ताओं का यह वर्ग है। और इसलिए हम सब कहते हैं कि हम सब प्रभु परमात्मा के कार्य को संपादित करने हेतु आत्मदान को तत्पर लोग हैं। अब प्रभु परमात्मा का कार्य है, और इसलिए आज जो बिल्कुल हम विषय रखे अपने सामने विचार करने के लिए, यह प्रबुद्ध जगत परिभाषा और उसकी व्याप्ति। हम प्रबुद्ध जगत किसको कहेंगे? आज से नहीं, बिल्कुल पूरे जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है प्रज्ञा प्रवाह का, उस समय से बिल्कुल ये चर्चा चल रही है कि आज हम सब बिल्कुल ये जो चर्चा करेंगे, तो मैं केवल चर्चा का प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सबके सहभाग और सहयोग से यह विषय तय होगा, क्योंकि सबकी सहभागिता इसमें चाहिए। आज भारत तथा वैश्विक बौद्धिक क्षितिज पर हम जब दृष्टि निक्षेप करते हैं तो कुछ शब्द हमारे दृष्टि पथ में तैरते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आते हैं। उसमें एक बुद्धिजीवी शब्द है, एकेडमिशियन शब्द है, इंटेलेक्चुअल शब्द है, प्रबुद्ध जन है और पंडित है, ज्ञानी है। ये पंडित और ज्ञानी प्रबुद्ध जन भारतवर्ष के अंदर आज से नहीं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बुद्धिमान कहिए उनको, ये सारे शब्द भारतवर्ष के अंदर है। लेकिन जब ये चर्चा चलती है, हम सब प्रचारक हैं, और प्रचारक के नाते जब हम कहीं जाते हैं कार्यक्रमों में, तो संघ के कार्यकर्ता होंगे चाहे प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता होंगे, तो परिचय कराते समय कहते हैं कि ये सब लोग प्रबुद्ध जन में काम करते हैं। प्रबुद्ध जन का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, जो एकेडमिशियन उनके अंदर काम करते हैं, उनका अर्थ ऐसे ही रहता है। तो हम सब लोगों ने विचार किया कि भाई ये जो सारे शब्द आते हैं, हमें इन शब्दों को ध्यान में रखकर अपने कार्य क्षेत्र का व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, संस्था के स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर निर्धारण करना है। प्रारंभ से ही चर्चा चल रही है, और आपको बिल्कुल पता होगा कि जितने कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, ये प्रज्ञा प्रवाह के लिए जो स्थापना की पहली बैठक हुई थी, और इस प्रज्ञा प्रवाह की स्थापना की स्थली भी कोलकाता है। मानवर सुदर्शन जी का केंद्र उस समय था कोलकाता में, और उनकी प्रेरणा से कुछ लोग बैठे थे, और उसमें से बिल्कुल विचार उद्भूत हुआ। तो ये प्रारंभ से ही चर्चा चल रही है कि भाई प्रज्ञा प्रवाह प्रबुद्ध जन के अंदर काम कर रहा है। तो फिर बात आई कि हम प्रबुद्ध किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो एक बिल्कुल आप देखेंगे कि जिस समय मुंबई के अंदर बैठक थी,
राम भाव महाल की प्रबोधनी में बैठक थी, हम लोग थे, उसमें परम पूज्य सुदर्शन जी थे, मानवर शास्त्री जी थे, मानवर दत्तो पंत जी ठेंगड़ी थे, वहां से तमिलनाडु से, जिसको आज हम पहले मद्रास कहते थे, वहां से एस गुरुमूर्ति, बड़े फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े विचारक, वो प्रारंभ से ही अपनी बैठकों में आते थे। तो उन्होंने बहुत इम्फेसिस किया था, बड़ा आग्रह किया था कि प्रज्ञा प्रवाह का कार्य केवल यूनिवर्सिटी तक और केवल रिसर्च तक हमको सीमित करना चाहिए, कि प्रज्ञा प्रवाह केवल रिसर्च का काम करे, अनुसंधान का काम करे, शोध का काम करे। तो परम पूज्य उस समय सुदर्शन जी ने कहा था कि भाई देखिए, भारतवर्ष के अंदर तो भारतीय ये इतना समृद्ध साहित्य हमारा है, इतना हमारा वांग्मय समृद्ध है, अब आप महाभारत को क्या कहेंगे, कितना रिसर्च वर्क है, और कैसी शर्तें लगाई थी गणेश ने कि आपको कहीं रुकना नहीं है, अनवरत बोलते जाना है, और तब वो लिखेंगे, बिल्कुल अनवरत बोला जाने वाला। क्या ऐसा नहीं बिल्कुल कि सोच करके बोलना, ऐसा ये ग्रंथ महाभारत तैयार होगा। भारतवर्ष के उपनिषद हैं, भारतवर्ष के अंदर पुराण है, ये सब हमारी रिसर्च वर्क है। लोगों ने, ऋषियों ने इसको देखा है, रिसर्च किया, सब अनुसंधान करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन समाज के लोग कितना महाभारत पढ़ते हैं, समाज के लोग कितना उपनिषद से जुड़े हुए हैं। तो केवल शोध का कार्य करेंगे तो जो हजारों ग्रंथ हमारे देश के अंदर हैं, उनमें 200-400 और पुस्तकें हम जोड़ लेंगे, उससे समाज पर क्या असर पड़ेगा। प्रॉपर वे में समाज के अंदर ये डिसिमिनेशन होना चाहिए, मैं संदेश जाना चाहिए बिल्कुल। तो हमको बिल्कुल केवल शोध से, हमको केवल अनुसंधान से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी समीचीन व्याख्या क्या हो सकती है, तो वे प्रबुद्ध हम किसको कहेंगे, तो थोड़ा सा काम चलाने लायक इसकी परिभाषा होनी चाहिए, इसको परिभाषित करना चाहिए। और समाज में हम सब जब देखते हैं तो समाज में आज जो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है, ये बुद्धिजीवी शब्द है। और मैं समझता हूं कि जो बुद्धिजीवी शब्द है भारतवर्ष के अंदर, बुद्धिमानों के लिए बुद्धिजीवी शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये भारतीय भाषा में इससे निकृष्ट शब्द और कोई नहीं हो सकता। अब आप ख्याल करिए, आप बिल्कुल, जो बुद्धि बेची जा सके, बुद्धि को बेच करके जो जीविका चला सके, पेट चला सके, वो उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। और हम सब जानते हैं, आज से मैं आपको बताऊं कि 1980 के आसपास की बात है ये, अरुण शौरी बहुत बड़े लेखक इस देश के अंदर, अच्छे पत्रकार रहे, उनके लेख पर एक बड़ा विवाद हुआ था। वह लेख उनका इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। लेख का जो विषय था, कंटेंट था, वो तो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन लेख का जो शीर्षक था वह विवाद का विषय बन गया। वह लेख जो लिखा उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में, उस लेख का शीर्षक था, उसकी संज्ञा थी, दे आर इंटेलेक्चुअल काल गर्ल्स। ये गाली थी, एक अब्यूज थी, पूरे देश के अंदर चर्चा चलने लगी। ये इंटेलेक्चुअल लोगों को काल गर्ल्स कहते हैं, इससे बढ़ करके गाली क्या हो सकती है। लेकिन उसके पीछे जो कंटेंट था, जो विषय था, उन्होंने कहा था कि आज जो इंटेलेक्चुअल इस देश के अंदर हो गए हैं, हम किनको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ऐसे लोग जिनको 5 स्टार होटल में बैठा करके कॉकटेल पार्टी दे दीजिए, तो आतंकवादी आंदोलनों को, जो भी इस देश को तोड़ने वाली विघातक असंगतियां निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं सारे के सारे लोग। तो ये वर्षा दत्त जैसी हो सकती है, कोई सबाना आदमी हो सकती है, कोई अरुंधति राय हो सकती है, जो इस देश के अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल के नाते स्थापित हो गए। वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहीं आक्रमण होता है, पुलिस के लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि बंगाल के अंदर जो इतना बदलन होता है, वहां पर भी लोग आक्रांत हो जाते हैं। तो इसके पक्ष में बिल्कुल खड़ा हो जाते हैं, अपनी कलम लेकर के, योद्धा बन करके, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। तो उन्होंने कहा कि ये सब के सब लोग ऐसे हैं इंटेलेक्चुअल्स लोग, जो सत्ता चाहती है, जो सरकार चाहती है, उनकी भाषा इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं। तो देर कॉल गर्ल्स, इंटेलेक्चुअल कॉल गर्ल्स। 5 स्टार होटल में बैठा के इनको पार्टी दे दीजिए, खिला पिला दीजिए, और जो चीज अपने पक्ष में लिखवाना है, इनसे आप लिखवा लीजिए। तो एक बात आती है कि इंटेलेक्चुअल को तो कहा है कि बुद्धिजीवी कहा, बुद्धिजीवी शब्द के
ये अर्थ विकृति के हम सब दोषी हो गए, क्योंकि यदि बुद्धिजीवी का अर्थ इतना ही होता है कि रोटी का कौन सा भाग चिकना चुपड़ा है उसको देख करके खाए, तो हम बकरी को भी, अजापुत्री को भी हम इंटेलेक्चुअल कर सकते हैं, क्योंकि अभी घास को, हरा घास देख करके, सूखा घास देख करके, हरी पत्ती देख करके, सूखी पत्ती देख करके वो भोजन का चयन करती है। तो ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल कहा, बुद्धिजीवी कहा। उसी बंगाल के अंदर अब आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विषय में, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोगों के विषय में ये हमारे जो रामकृष्ण परमहंस देव हैं उनका कथन क्या है। बहुत, ये तो बिल्कुल यदि उनका नाम न लिया जाए तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी कि बुद्धिजीवी के विषय में रामकृष्ण देव जी ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो खाली पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, खाली पढ़े लिखे लोग जो हैं, पुस्तकी पंडित लोग हैं, वे गिद्ध हैं। गिद्ध ये शब्द क्या है? वल्चर हैं। कैसे गिद्ध हैं? तो उन्होंने कहा कि गिद्ध उड़ता बहुत ऊंचे है, आकाश में जाता है, गगन में जाता है। तो गगन में जाने के कारण गिद्ध की दृष्टि कहाँ रहती है? वो उतनी ऊंचाई पर इसलिए नहीं उड़ता है कि उसको प्रभु परमात्मा का दर्शन हो जाए, इसलिए ऊंचाई पर नहीं जाता है कि उसकी चेतना ऊर्ध्व की तरफ जाए। वो इतनी ऊंचाई पर नहीं है कि अपने भीतर की ऊंचाई को पहचान सके। उड़ेगा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? तो जमीन पर रहती है, धरती पर रहती है। और जितना ही ऊंचाई पर जाता है वो, उतना ही जो धरती का क्षेत्र है वह उतना ही बिल्कुल उसके दृष्टि पथ में आता है। जितना ऊंचाई पर जाएगा धरती उतनी ही उसको बहुत विस्तृत क्षेत्र उसका दिखाई देता है, लेकिन धरती पर उसको और कुछ नहीं देखना है, उसकी आंखें बस देखती रहती हैं। रामकृष्ण जी कहते हैं देव जी कि धरती पर उसकी आंखें इसलिए लगी रहती हैं, वो देखता है कि कहाँ कोई लाश पड़ी है, कहाँ कोई शव पड़ा है, और जहां वह शव लाश देखता है उस ऊंचाई से स्खलित होकर बहुत त्वरा से नीचे आता है और वह उस मांस को खाने लगता है, वह मांस खाता है। तो रामकृष्ण देव जी कहते हैं केवल शब्द ज्ञान, केवल पुस्तकीय ज्ञान, ये केवल पोथी का ज्ञान, ये कुछ नहीं है। ये बिल्कुल, इसको हम ये ज्ञान नहीं कहते हैं। तो भारतवर्ष के अंदर किसको बुद्धिमान कहेंगे, किसको ज्ञानी कहेंगे? तो भारतवर्ष के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के अंदर कहते हैं कि हम लोग बनारस में रहते हैं, योगेंद्र जी जहाँ रहते हैं ये किस्सा चलता है, बिहार में भी चलता है। गांव के लोग बहुत उस समय चर्चा चलती थी कि पढ़ने लिखने से क्या होगा। लोगों को लगता था कि समय व्यर्थ है, बेकार करना है। तो लोग कहते थे कि पढ़ले लिखले होई अकाज, हल जोतले घर आई अनाज। पढ़ने लिखने से तो अकाज होता है, समय बर्बाद होता है, हल जोतेंगे तो घर में अनाज आएगा। ये इस प्रकार के लोग भी समाज के अंदर थे, यानी मूर्ख लोग जिनको कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं। तो हमारे देश के अंदर ऋषियों ने सभी चर्चा की है, भाई जो लोग ऐसे अज्ञ लोग हैं, ऐसे यज्ञ लोगों से किताब पढ़ने वाला तो बहुत अच्छा है। तब उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः ग्रंथिभ्यो धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। ऐसा कहा इस देश का ऋषि कि भाई जो अज्ञ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों से वे लोग बहुत अच्छे हैं जो ग्रंथ का पाठ करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। उनको ज्ञानी कहा कि भाई ये अच्छे लोग हैं। लेकिन फिर कहा हमारे देश के अंदर उस ऋषि ने कि भाई जो ग्रंथ पढ़ते हैं, उन ग्रंथ पढ़ने वालों से, जो ग्रंथ को याद करते हैं, वे लोग अच्छे हैं, वे श्रेष्ठ लोग हैं। आज हम बिल्कुल कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, आज मैं पढ़ा और कल ही भूल गया, तो मेरा सारा का सारा पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। उस पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, उस पढ़ने की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो जो हमने ग्रंथ पढ़ा है उसको याद रखना। लेकिन कभी कभी ज्ञान हम तो पढ़ तो लेते हैं, याद भी हमको हो गया, तो उसको बिल्कुल रामतीर्थ जी कहते, अपने ये रामकृष्ण देव कहते हैं, ये तो तोता रटंत वाली बात हो गई। तोता भी लटता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना मत। ये तोता रटंत हुआ। तो हमारे देश के अंदर कहा कि भाई केवल ग्रंथ पढ़ते हैं और उसको आपने याद भी कर लिया है, कंठाग्र कर लिया है, तो उनसे कौन श्रेष्ठ है? तो जो पढ़े हुए का अर्थ जानते हैं,
और बिना अर्थ जाने, बिना भावार्थ जाने केवल हम रट लिए हैं, तो उनसे ये लोग श्रेष्ठ हैं जो उसका अर्थ जानते हैं, वे ज्ञानी हैं। लेकिन उनसे भी हमारे देश के अंदर उनको श्रेष्ठ कहा गया। ज्ञानियों से भी वे श्रेष्ठ हैं जो उस ज्ञान को जीवन के अंदर उतारते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनको कहा कि वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। भारत शास्त्र उन्हीं को ज्ञानी कहा कि जो पढ़ा हुआ है वो अपने मन के अंदर आता है, संक्रमित होता है, उसका संदेश आता है और उसके अनुरूप हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जीवन जीते हैं। हम लोगों के सामने अपना हम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनको इस देश के अंदर ज्ञानी माना गया, उनको इस देश के अंदर प्रबुद्ध माना गया, उनको इस देश के अंदर पंडित माना गया, उनको इस देश के अंदर हमने कहा कि ये जानकार लोग हैं, जागरूक लोग हैं। तो अब इस देश के अंदर ये जो कमियां दिखाई देती हैं, तो दोष दिखाई दे रहे हैं भारतवर्ष के अंदर पूरे। मैंने कहा कि जब वैश्विक चाहे भारत के एक बौद्धिक क्षितिज पर दृष्टि निक्षेप करते हैं तो सारे दोष ही दोष दिखाई देते हैं हम। तो ये दोष क्यों पैदा होते हैं? तब ऋषि कहता है कि प्रज्ञापराध एव एष दुःखमिति। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सारे जो दुख दिखाई देते हैं यह प्रज्ञा का अपराध है। प्रज्ञा अपराध करने के कारण ये सारे दुख दिखाई देते हैं। तब उसमें से बात आ जाएगी प्रज्ञा अपराध किसको कहेंगे, ये प्रज्ञा का अपराध क्या कहते हैं, बुद्धि का दोष किसको कहते हैं, ये अपराध क्या है उसका? तब ऋषि कहता है कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तब विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। हमारे देश के अंदर कहता है ऋषि कि भाई आपकी बुद्धि, अपनी स्मृति, अपनी धृति से विभ्रष्ट होकर जो अशुभ कर्म किया जाता है उसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। उसके कारण समग्र जो दोष होते हैं वो व्यक्ति के अंदर भी और समाज के अंदर भी वो प्रकोपित होते हैं। अब जैसे बिल्कुल मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी यह स्मृति बनी हुई है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये स्मृति मेरी बनी हुई है और मैं इस स्मृति के प्रतिकूल काम करता हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरी धृति क्या है और मैं उस धृति के प्रतिकूल काम करता हूं। मैं जानता हूं मेरी बुद्धि मुझको क्या कह रही है और मैं उस बुद्धि के प्रतिकूल काम कर रहा हूं या करता हूं, तो मैं प्रज्ञा अपराध करता हूं। जानते कुछ और है, कहते कुछ और है। इसको हमारे देश के अंदर कहा कि ये प्रज्ञा अपराध है। आपको एक उदाहरण बताता हूं, ये क्या प्रज्ञा अपराध है। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप कल्पना करिए कि 150-200 वर्षों से यह प्रज्ञा अपराध किया जा रहा है। भारतवर्ष के अंदर हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, हमारे यहाँ लाल बाल पाल कहते हैं, विपिन चंद्र पाल हुए, हमारे देश के अंदर सारी क्रांति की भूमि बंगाल रही। तो इस देश के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये सारे लोग क्या कोर्स पढ़ाते थे पाठ्यक्रमों में, ये सब के सब बिल्कुल देवर टेररिस्ट ऑफ इंडिया, सबके सब टेररिस्ट लोग थे, आतंकवादी लोग थे। भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, ये सारे क्रांतिकारी ये टेररिस्ट हो गए। ये हम जानते हैं कि हम उनके बिल्कुल वंशज, हमारे सब पूर्वज थे। कौन कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल अपराधी, कौन कहेगा कि महर्षि अरविंद अपराधी हैं, हमारी हम उनकी संतति हैं। ये भारत जानता तो ही है, लेकिन वो करता उसके विपरीत रहा। शिक्षा जगत के अंदर हमारी जानकारी, भारत का मन कुछ और है, जानता कुछ और है और करता कुछ और है। आप लोग यहाँ बताओ, राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के 3-4 उस समय विद्यार्थी, 8-9 वर्ष पहले की घटना है, मेरे पास आए कार्यालय पर और बड़े विक्षुब्ध थे, भीतर से बड़े उद्विग्न थे, भीतर से बड़े उद्वेलित थे, बड़ा उनका विचलित था। उन्होंने कहा कि आज हम बड़ा दुख महसूस करते हैं। हुआ क्या? उन्होंने कहा क्लास के अंदर एक मैम है, वो पढ़ाती हैं, प्राध्यापक है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी श्रेष्ठ जो उच्चभ्र लोग थे, जिनको उच्च जातियां कहते हैं, यहाँ के ऐसे लोग जो थे समाज के अंदर, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समाज के प्रभु वर्ग के लोग थे, इनके घर में कोई अतिथि आता था, कोई मेहमान आता था, तो अतिथियों को गोमांस खिलाना और खाना ये बड़ा सम्मान का विषय माना जाता था। अब ये सारे बिल्कुल विद्यार्थी तो कुछ कह नहीं सके, बिल्कुल भीतर से विक्षुब्ध हुए और अपने भीतर क्या चुप्त
भीतर की जो पीड़ा थी मेरे पास आकर के उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा कि तुम लोगों ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया कि भारतवर्ष के अंदर सदियों सदियों से, लाखों वर्ष से यह देश जानता है कि गो हमारी माता है। हमारा समाज गो को अगन्या कहा है, उसको अवध्या कहा है, हम उसको मां मानते हैं। ये गाओ विश्व से मात्र, ये भारत जानता है, लेकिन उसको इस प्रकार से पढ़ाना, यानी हम जानते कुछ और है और पढ़ते कुछ और रहे, करते कुछ और रहे, लिखते कुछ और रहे। हम शोध करते हैं, कहा कि तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि विरोध करते तो हमारा अंक कम हो जाता, नंबर कम हो जाता, हम फेल भी हो सकते हैं, इसलिए हम विरोध नहीं करते। इसको प्रज्ञापराध कहते हैं, ये बुद्धि का अपराध है। और इसके कारण बौद्धिक जगत में ये सारे के सारे देश के जो ये दोष हैं बौद्धिक जगत के अंदर, वो सब प्रकुपित हो गए। और इसलिए तो हमारे देश के अंदर कहा कि भाई अपनी बुद्धि को ठीक रखना प्रज्ञा प्रवाह का कार्य है, अपनी बुद्धि भी ठीक रखना कार्यकर्ता के नाते। हमसे प्रज्ञा अपराध न हो और समाज से भी प्रज्ञा अपराध न हो, उनकी भी बुद्धि ठीक करना। तो बुद्धि ठीक कैसे होती है? तो हमारे देश के अंदर ऋषि कहता है, शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। ये जो बुद्धि शुद्ध होती है वह कामधेनु की तरह है। शुद्ध बुद्धि से आप जो भी चाहना करेंगे, जो भी आपका अभिष्ट होगा, जो भी आपका अभिप्रेत है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि को परिशुद्ध करिए, बुद्धि को परिष्कृत करिए, बुद्धि को निर्मल करिए। तो बुद्धि निर्मल कैसे होती है? हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ में अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। तो जो अर्थ है वो हमारे शरीर के बाहर है। अर्थ हमको पहचानता नहीं। हमारा घर है, हमारा मकान है, हमारी गाड़ी है, हमारा घोड़ा है। हम गाड़ी को किसी दूसरे को बेच देते हो तो कल गाड़ी हमारे लिए हाय हाय नहीं करेगी। यानी अर्थ हमको पहचानता नहीं है, वो बाहर है। उसके कारण हमको सुख प्राप्त होता है, शरीर को सुख मिलता है, लेकिन वो बाहर है। लेकिन जो काम पुरुषार्थ है वह काम पुरुषार्थ हमारे मन का हिस्सा है, हमारे मन से जुड़ा है। और जिसको मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं तो आत्मवत सर्वभूतेषु, वही मोक्ष है, वही हमारा इमेंसिपेशन है, उसको हम कहते हैं, वही हमारी मुक्ति है। लेकिन जो धर्म पुरुषार्थ है, ये भारत की विशेषता है। ये धर्म पुरुषार्थ, उसका स्थान कहाँ है, उसका निवास कहाँ है? तो बुद्धि के अंदर धर्म पुरुषार्थ का निवास बताया। वो रिसाइड करता है बुद्धि में धर्म। तो इसलिए धर्म से ही बुद्धि का परिष्कार होता है, उसी से उसको बुद्धि परिशोधित होती है। इसलिए धर्म का आचरण करना, धर्म के साथ जुड़ना, ये हमारे देश के अंदर कहा। आज हमारे देश के अंदर बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं? एक से अच्छे लेखक हैं, अच्छे वकील लोग हैं। वकील क्या करता है आज? बहुत बड़ा अधिवक्ता है, बहुत बड़ा वकील है। वो क्रिमिनल होगा, हत्यारा होगा, ब्रूटल हत्यारा है, क्रिमिनल है। उसके समर्थन में, उसके पक्ष में खड़ा होकर के बुद्धि बेच रहा है। बुद्धि को बेच करके अपनी जीविका चला रहा है। हत्यारा को छुड़ाता है, स्मगलर को छुड़ाता है, भयानक डकैतों को छुड़ाने के लिए कोर्ट में खड़ा हो जाता है। आज के बुद्धिजीवी यही है। आतंकवादियों के समर्थन में इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। ये दिखाई देता है कि हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी है यह काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आज ही केवल नहीं है, हमारे देश के अंदर बुद्धि बेच करके जो खाते हैं उनको कभी भी बुद्धिमान नहीं कहा, उनको प्रज्ञावान नहीं कहा, उनको प्रबुद्ध नहीं कहा। हमारे देश के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी, तो बहुत 15वीं शताब्दी के आसपास में पैदा होने वाला मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं? जो इंटेलेक्चुअल है। आज तो जब हम इंटेलेक्चुअल किसी को कहते हैं तो उसमें से क्या शब्द आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। भारतवर्ष के अंदर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के शब्द में विचार ही नहीं किया। कॉपीराइट, ये पश्चिम की देन है। हमारे देश के अंदर तो जो बड़े इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिजीवी लोग रहे, प्रबुद्ध लोग रहे, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, उस पर अपना नाम भी नहीं लिखा है। बहुत से देश के अंदर ग्रंथ हैं जो भवभूति और कालिदास के स्तर के ग्रंथ हैं, उस पर कहीं लेखक का नाम नहीं। ऐसे प्रबुद्ध लोग थे कि हमने कुछ लिख दिया, ये समाज का हो गया। तो कोई उन्होंने नहीं कहा कि इसकी कॉपीराइट हमारी। आज तो हर बिल्कुल पुस्तक पर कॉपीराइट है और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। और हमारे देश के अंदर जायसी कहते हैं कि पंडित होई सो हाथ न चढ़ा। क्या बात है, कितना अद्भुत उक्ति है ये। पंडित होई तो हाथ न चढ़ा,
जहाँ बिकाई भूलिगा पढ़ा। क्या बात है। कहते हैं वे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदुत्व के बड़े पक्षधर थे, भारतीय संस्कृति के बड़े पक्षधर थे। वे कहते हैं कि पंडित हम उसी को कहेंगे जो हाथ में बिकने के लिए तैयार नहीं है, यानी बुद्धि उसकी बिकने के लिए तैयार नहीं है। और जिस दिन बुद्धि बिकने के लिए हाथ में तैयार हो गई तो पढ़ा लिखा विस्मृति के गर्त में चला जाएगा, सब बेकार हो जाता है। वो भूल गया अपना संदेश, तो रटा हुआ है, ज्ञान को भूल गया वो कि बुद्धि बेचने की चीज नहीं है। और इसलिए आज जितने भी बुद्धिजीवी का है, तो पहले बड़ा व्यंग लोग करते थे। भारतवर्ष के अंदर जो बुद्धिजीवी शब्द है, ये कैसे लोग हैं? तो बुद्धिजीवी होगा तो एक कुर्ता पहना रहेगा। और कलकत्ता में ऐसे पत्रकार बुद्धिजीवी कुछ ज्यादा घूमते हुए दिखाई देने लगे थे। आज से 5-10 साल पहले ऐसे दिखाई देता था। वहां पर वो जाकर कॉफी हाउस में बैठता था, वो चर्चा करता था, वो बीजिंग की चर्चा करता था, वो ये क्रेमलिन की चर्चा करता था, वो लाओस की चर्चा करता था, उत्तर कोरिया की चर्चा करता था, वियतनाम की चर्चा करता था। कलकत्ता का बुद्धिजीवी, उसको हम पत्रकार भी कहते हैं, उसको बुद्धिजीवी भी कहते हैं। ऐसे लोग चर्चा करते थे। तो बड़ा व्यंग उस समय प्रचलित हुआ था कि हिंदी के अंदर कविता है, हर बात औरों की कन्ने से काटी, खाई सब झूठ की तर्कों से पाटी, जीत ली दुनिया काफी के प्यालों पर, शुद्ध बुद्धिजीवी की स्वस्थ परिपाटी। आज का कर्म विमुख शुद्ध जो बुद्धिजीवी है, वो काफी के प्यालों पर बहस करके सबको, दुनिया को जीत लेता है। और बड़ा चर्चा चलती थी बुद्धिजीवी और काम राम राम। बुद्धिजीवी कोई काम नहीं करता, ये पूरा ऐसे चलता है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, सब मेरे जिम्मे चिट्ठी का काम था, यानी प्रज्ञा प्रसाद का काम था। तो मैं और कुछ लोग हमारे उनके साथ मिलने के लिए गए। मैं कहा कि भाई यहाँ पर जो उच्च शिक्षा है, उस शिक्षा की बहुत ही स्थिति खराब है, तो आप इसको क्यों नहीं ठीक करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये कॉलेज जो है, विश्वविद्यालय है, सब डिफंक्ट इंस्टीट्यूट है, सब ये नॉन यील्डिंग है, ये सब बांझ लोग हैं, कुछ पैदा करने वाले लोग नहीं है। मेरा बस चले तो मैं पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज को बंद कर दूं, ये इस प्रकार की धारणा पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बन गई थी। तो भारतवर्ष के अंदर कहा भाई कि इस देश के अंदर, हमारे देश में जो बुद्धिजीवी हैं, आज बिल्कुल बुद्धि की चर्चा जो चलती है, तो आज से नहीं चल रही है इंटेलेक्चुअल। हमारे यहाँ किनको इंटेलेक्चुअल कहेंगे, ये बड़ी सहज चली है। हमारे यहाँ तो जो ज्ञानी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ग्रंथ जानते थे, ग्रंथ लिखते थे, तो जो अविद्या में लिप्त रहने वाले लोग थे, यज्ञ करते थे, लेकिन अविद्या का मतलब हुआ जो सांसारिक विद्या प्राप्त करके जीविका चलाते थे, सांसारिक विद्या प्राप्त करके जो अपना काम करते थे। ऐसे लोगों को कहा कि अविद्या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना न द्रव्यमाना पर्यंती मूढ़ा अंधे नहीं व नियमाना यथांधा। ऐसा कहा इस देश के अंदर। क्या कहते थे पढ़े लिखे लोग? वैसे लोगों को जो केवल बिल्कुल खाने में रहते थे, केवल उसी पीने में लगे रहते थे, कोई बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था। तो ऐसे लोग कहते थे कि भाई जो आश्रम में, जो अविद्या में लोग रहते हुए, जो अविद्या के जो कुछ ट्रेनिंग कर लिया, कुछ स्किल प्राप्त कर लिया, उसके कारण जीविका प्राप्त करने में जो लगे हुए लोग हैं, ये लोग अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं, बड़ा धीर मानते हैं। लेकिन ये सब लोग ऐसे लोग हैं, बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग, कि जन्म जन्मांतर तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी, इनको कोई उद्धार इनका नहीं होना है। ये जो पढ़ने लिखना नहीं जानते, इनका क्या जीवन है? तो ऐसे लोगों का कि इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का अनुकरण करने का मतलब ये है कि अंधा का अंधे के पीछे चलना, वो अपने भी मार्ग भटक जाएगा और पीछे चलने वाले को भी मार्ग भटकाएगा, पथभ्रष्ट करेगा, दूसरी दिशा में उन्मुख करेगा, दूसरी दिशा में उंगली इंगित कर देगा, अपने भी भटक जाएगा, दूसरे को भटकाएगा। ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो अविद्या में लिप्त थे, ऐसे जो केवल पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उनके विषय में उनकी धारणा क्या थी? बड़ा मजेदार है। वे लोग आरोप लगाते थे, वो कहते थे कि कैसे लोग हैं लोग, ये जो कर्महीन विद्वान लोग हैं। ये कहा कि पाठका पंडितावश्य ये चान्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसिन्नो मूर्खा यह क्रियामान सब पंडिता। ऐसे जो कर्मवादी लोग थे, जो केवल भोजन प्राप्त करना, जीविका चलाना,
तो केवल पढ़ने वालों लोगों को कहते थे कि ये केवल पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए जो लोग हैं, शास्त्र चिंतन में लगे रहते हैं, वे व्यसनी हैं, मूर्ख हैं, पुलिस लोग हैं, स्टूपिड लोग हैं, पुलिस गैदरिंग है, ऐसा कहते थे। अब बताइए, हम सब लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों की दृष्टि में हम लोगों को व्यसनी कहा। गांव में ऐसे लोग कहते हैं ये तो पुस्तक इसका व्यसन बन गई, इसकी आदत बन गई, व्यसनी है, नहीं पुस्तक पढ़ना व्यसनी है, ऐसा लोग कहते थे। आज से नहीं, बहुत पहले से, हजारों साल पहले से लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग व्यसनी हैं। और इसलिए उनकी दृष्टि में जो क्रियावान लोग हैं वही लोग पंडित हैं। तब कहा कि यह क्रियावान सब पंडित है, जो क्रियावान है वो पंडित है, पढ़ने लिखने वाले लोग पंडित नहीं है। लेकिन प्रज्ञा प्रवाह जो है, प्रज्ञा प्रवाह किसको पंडित माने, किसको प्रबुद्ध माने, अब यहाँ बात आती है। आप लोगों में से दादा बहुत अच्छी संख्या में रांची में भी लोग आए थे लोक मंथन कार्यक्रम में, और भोपाल में जब लोक मंथन हुआ था तो वहां भी लोग आए थे। आप देखेंगे कि लोक मंथन हम किसको प्रबुद्ध मानते हैं, इसकी पूरी व्याख्या है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। हमने कहा था भोपाल वाले लोक मंथन के अंदर नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, इस बात को जो रखते हैं ऐसे लोगों का वहां सम्मेलन था। और यहाँ पर हमने रखा कि कर्मशील जो बुद्धिवादी लोग हैं, कर्मशीलों का, ये कर्म करने वाले लोग, ऐसे लोग भी बिल्कुल जो राष्ट्र फर्स्ट के लिए कर्मशील जो लोग हैं, वो रांची के अंदर जो भवन लगा, इसमें लोक मंथन हुआ, उसमें कर्मशीलों को हमने कहा कि कर्मशील भी चाहिए। तो हमारे देश के अंदर कहा कि कर्महीन बुद्धि और बुद्धिहीन कर्म दोनों निंदनीय है। तो हमको दोनों चाहिए, कर्मशील भी चाहिए, कर्मशील बुद्धिशाली व्यक्ति, और बुद्धि जिसके पास हो कर्म ही नहीं करेगा, कर्महीन है, तो फिर वो हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई उपादेयता नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों ने कहा कि कर्मशील जो बुद्धिमान है, जो राष्ट्र को प्रथम मानता है, देश को प्रथम मानता है, भारत को प्रथम मानता है, दोनों का समन्वय करते हुए हमको चलना है। और हम सब कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता तो केवल बुद्धि से काम नहीं चलता है। तो गीता के अंदर कृष्ण ने कहा है, भगवान नारायण ने कहा है कि बुद्धि योग मच्चित सततम भव। तुम बुद्धि का आश्रय लेकर के नहीं, बुद्धि योग का आश्रय, बुद्धि के अंदर ईश्वर का अवतरण हो, बुद्धि के अंदर धर्म का अवतरण हो। और कहा कि बुद्धि योग का आश्रय लेकर मेरे चित्त में अपना चित्त मिला दो, मेरे मन में अपना मन मिला दो। ऐसा ईश्वर कहते हैं। इसका क्या हुआ कि हम सब कार्यकर्ता हैं, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को राष्ट्र कार्य के चित्त में मिलाएंगे, राष्ट्र की जो स्थिति है उसमें अपने चित्त को मिला देंगे। समाज के अंदर ऐसे लोग जो बिल्कुल कर्मशील लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, मैं बुद्धि धर्मी उनको कहता हूँ, बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धि धर्मी उसके लिए, क्योंकि बुद्धि धर्मी जो बुद्धि धर्म का धारण करती है, ऐसे सभी लोग जिनकी बुद्धि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगती है, तो जीविका के लिए नहीं चलती है। हम लोग एक लेख पढ़ते थे कि मनुष्य जब दो पैरों पर खड़ा हुआ तो सबसे बिल्कुल पैर के ऊपर जो सबसे नीचे शरीर का अंग है उसका पेट हो गया, उसके ऊपर उसका हृदय है, उसके ऊपर मस्तिष्क है, सबसे ऊपर बुद्धि है। तो हम पूरे शरीर का संचालन धर्म से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, पेट से चिंतन नहीं करते हैं। पेट से चिंतन तो पशु करता है, पशु का पेट, पशु का हृदय और पशु की बुद्धि तीनों समानांतर रहती हैं। तो पशु हमेशा पेट से विचार करता है, लेकिन मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य को ही कर्म करने का केवल अधिकार है और धर्म से नियंत्रण उसका कर्म रहता है, तो बिल्कुल हम उसको कहे कि भाई तो धर्म से नियंत्रित हम पूरे कार्य है। और बुद्धि योग का आश्रय ये चाहिए हमको, बिल्कुल समर्पित बुद्धि योग, उसमें ईश्वर का अवतरण। अभी चर्चा चलती है बहुत सारे कि भाई हमारे इस प्रज्ञा प्रवाह के काम में हम किसको प्रबुद्ध मानेंगे, नौजवानों का क्या बहुत है, तरुण और यूथ है, उसकी भूमिका क्या है प्रज्ञा प्रवाह में। प्रज्ञावान कार्य के भी लगता है कि बड़ा कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा, 70-80 साल का व्यक्ति होगा। तो इसके लिए हमारे देश में एक बहुत अच्छी कहावत है, कहानी है, उस कहानी को मैं आपको बताता हूँ। एक गुरुकुल था, बड़ा ही फेमस था, बहुत ही प्रसिद्ध था, उसकी प्रसिद्धि से लोग उसके पास आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। वहां के कुलपति ने एक दिन एकदम युवा ऋषि को बुलाया कि आज से इस आश्रम में यह ऋषि पढ़ाएगा। अब उस आश्रम में बड़े श्रेष्ठ लोग, बड़े पुराने ऋषि लोग थे,
किसी की उम्र 60 साल, किसी की 50 साल, कोई 70 साल के व्यक्ति थे, कोई बिल्कुल ऐसा वर्जा लास्ट वयाज, वो अंतिम यात्रा के ये बिल्कुल कगार पर थे, ऐसे लोग भी वहां थे। अब जिस दिन दूसरे दिन वह युवा पढ़ाने के लिए कक्षा में आया, तो पढ़ाते समय उस बालक के, ये ऋषि के मुंह से, युवा ऋषि के मुंह से क्या निकलता है, बालका इति होवाच, है बालका, बालका मैंने बहुवचन है, जो शिष्य बैठे हैं सामने, उसमें वृद्ध लोग बैठे हैं, बूढ़े लोग बैठे हैं, तरुण लोग भी बैठे हैं, लेकिन सबको वो बालका कहता है। अब जितने लोग वहां पर बूढ़े लोग थे, जो उसमें वृद्ध लोग थे, अपने को ज्ञान वृद्ध मानते थे, बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि 4 दिन का जो छोकरा है बिल्कुल हमको कह रहा है कि बालका, ये संबोधित बालक बना रहा है। वहां से कक्षा से निकल करके लोग कुलपति के पास गए और कुलपति से शिकायत की कि तो आपने ऐसा यहाँ पर लगा दिया, तो बड़ा कैसा है, हमको बालका कह रहा है, हमको बालक कह रहा है, हम लोग इतने बूढ़े हैं, वृद्ध, इनको बालक बना रहा है, पैसे बच्चे को ज्ञान देने के लिए ला दिया है, पर पढ़ाने के लिए बैठा दिया हमको, ऐसी शिकायत की। तो कुलपति ने जो उत्तर दिया, हम उसको अपने जीवन के अंदर उसको धारण करेंगे, हम काम कर रहे हैं प्रज्ञा प्रवाह को। तो कुलपति ने क्या कहा, न तेन वृद्धो भवति ये नाश्य फलितम शिरः यौवय्य युवा अपि अधियानस्थ देवास्थ विदुः। वो कहता है कि बाल पक गए हैं, सादे हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए आप बूढ़े हो गए हैं। जिसके बाल पक गए वह बूढ़ा हो गया, वह ज्ञानी हो गया है, वह बिल्कुल बहुत जानकार हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो युवा होते हुए भी अधियान है, पढ़ा लिखा है, ज्ञाता है, ज्ञानी है, जानकार है, देवता उसी को सबीर, उसी को बड़ा बूढ़ा ज्ञानी कहते हैं, ये कुलपति कहता है। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर बालका कहे, वो उसका कहा तो आपको बालका कहता है तो कोई गलत नहीं है, ऐसा कहा। आप यदि बिहार में आएंगे तो बिहार में ययाति ऋषि न्याय शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। शंकर जब आए, आदि शंकर, और उस समय यहाँ पर चर्चा चली और मंडन मिश्र से चर्चा चली, भारती से चर्चा चलती है, तो उसमें लोगों ने कहा था कि ययाति ऋषि जैसा व्यक्ति तो क्या मंडन मिश्र से, ये बिल्कुल शंकर से चर्चा, तो बहुत बालक अभी है। तो ययाति कहते हैं कि बालो हम जगदानंद न मैं बाला सरस्वती, मेरी उम्र तो छोटी हो सकती है, मैं बालक हो सकता हूँ, सरस्वती की तो कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का तो कोई उसकी आयु नहीं होती है, ज्ञान की क्या आयु निर्धारित करेंगे, तो ज्ञान की कोई आयु नहीं होती है हमारे देश के अंदर। इसलिए हम जो नौजवान हैं, पढ़ा लिखा है, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जियारत होंगे, इतारत होंगे, ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो भारतीय दृष्टि रखते हैं, वैसे लोगों को प्रबुद्ध मानते हुए हम सब ऐसे लोगों को अपने समाज के साथ जोड़ेंगे। हमारे यहाँ तो तेजस्वी उनको नहीं कहा गया कि बहुत बढ़िया भाषण देता है, बड़ा तेजस्वी है, बहुत श्लोक उसके पास याद है, उनको तेजस्वी नहीं कहा हमारे देश में। हमारे यहाँ तेजस्वी किसको कहा है, यो ही स्वधर्मानिरतः स तेजस्वी भवेति, जो अपने स्वधर्म में निरत है, ऐसे लोग तेजस्वी तो हैं। बिना स्वधर्मा अन्न सुखम, स्वधर्मे ही धर्म तपः, ये तप है बिल्कुल, स्वधर्म में रहना, उसी को इस देश के अंदर तेजस्वी कहा है। पर धर्म तो बड़ा भयावह है, और इसलिए अपने धर्म में अवस्थित रह करके हम सब लोगों ने कहा कि भाई अपने धर्म में रहते हुए ऐसे तेजस्वी कहना, तो प्रबुद्ध किसको कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, जो एकेडमिशियन है, ये शब्द कहाँ से आया, कब से आया, हम सब जानते हैं। ये प्रज्ञा प्रवाह का जो लक्ष्य है, प्रज्ञामान लोगों का संयोजन है। प्रज्ञामान लोगों में प्रज्ञा का आलोक होता है, निरंतर किसी विषय पर एकाग्र रहने की सामर्थ्य प्रज्ञा का द्वार है, वही डोर है, उसमें से हम प्रवेश करते हैं। जब ज्ञान शक्ति को एक ही विषय में नियोजित किया जाए या किया जाता है और चित्त को भटकने नहीं दिया जाता, तब यह एकाग्रता की सामर्थ्य प्राप्त होती है। हमको एकाग्र होना, हम कार्य करता है अपने जीवन के अंदर एकाग्रता रहनी चाहिए। थोड़ा वहां का अध्ययन कर लिया, थोड़ा वहां का अध्ययन कर लिया, ऐसा नहीं है। तो क्षण क्षण नाना विषयों में विचरण करने वाला जो चित्त है, ज्ञान शक्ति केवल उसकी स्पंदित होती रहती है, वह ज्ञान उसका बढ़ नहीं पाता है, केवल स्पंदन होता रहता है, उसके अंदर केवल वाइब्रेशन होती रहती है, वो जागती नहीं है हमारी प्रज्ञा शक्ति। और इसलिए अतः उन्हें किसी विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जितने ही सूक्ष्म और गंभीर विषयों में संयम किया जाता है, प्रज्ञा उतनी ही निर्मल होती जाती है।
और हम सब लोगों को अपनी प्रज्ञा को निर्बल करते जाना है। प्रज्ञावान होने के लिए स्मृति संपन्न होना आवश्यक है। आप समझ लीजिए, मैंने कहा कि स्मृति भ्रंश जब हो जाए तो उस समाज का पतन हो जाता है। और इस देश के अंदर कोशिश की गई है बहुत लंबे अंतराल में इस देश के व्यक्ति की स्मृति समाप्त हो जाए, पढ़े लिखे लोगों की स्मृति समाप्त हो जाए। इसलिए राम को उन्होंने कहा कि मीत हैं, कृष्ण नाम का कोई चीज नहीं है, भूल जाओ इन लोगों को, तुम्हारी स्मृति लोप हो जाए, अब जो मैं कहता हूं उसी को याद रखो। इस प्रकार का षड्यंत्र इस देश के अंदर चला। हमारा मन भारत का कहता कुछ और है, बुद्धि की कहती कुछ और है, पढ़ना पढ़ाया कुछ और जा रहा है। ये स्थिति इस देश के अंदर आ गई। तो हम बिल्कुल जो ऐसे लोगों को, और क्यों बिल्कुल इंटेलेक्चुअल शब्द जो आया है, यूरोप का जो मध्य युग है बड़ा अंधेरे का युग कहा जाता है। घोर तिमिराच्छादित था मध्य यूरोप, अंधेरा था, तारीख अंधेरी रात वहां छा गई। वहां पर किसी को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, मात्र वहां के जो राजा थे वे और वहां के पादरी, उनको पढ़ने लिखने की अनुमति थी। कभी कभी पढ़ लेते थे, लेकिन वो पढ़ने लिखने की, जैसे बाइबिल को समझने के लिए जो व्याकरण चाहिए, जो आवश्यक व्याकरण है, उसको समझने बुझने के लिए उनकी पढ़ाई होती थी। अतः उनकी स्मृति केवल बाइबिल और उसके भाष्यों तक सीमित हो गई, और जिससे कि संपूर्ण यूरोप कई शताब्दियों पर तक गहरे अंधकार में डूबा रहा। हम सब जानते हैं राजाओं को अपने राज परिवार तथा परंपराओं की या प्रजाजनों की भी परंपराओं की थोड़ी बहुत स्मृति बची हुई थी, और उसी स्मृति के आधार पर पूरे यूरोप के अंदर जो चर्च का पैशाचिक एकाधिकार था, हेमोनिक जो वर्चस्व था, उससे बिल्कुल पूरा यूरोप उभर करके बाहर आता है। और 19वीं शताब्दी में पहली बार मुख्यतः भारत, अफ्रीका और अमेरिका के अंदर जो नेशनल स्टेट की कल्पना थी, उसके आधार पर यूरोप के अंदर नेशनल स्टेट की कल्पना आई। तो वहां के जो राजपुरुष थे, उन्होंने नेशनल स्टेट को मजबूत करने के लिए राज्य और राजनीति संबंधी अध्ययन की आवश्यकता उनको पड़ी, और वहां का राजन्य वर्ग ने ऐसे अध्ययन को प्रोत्साहित किया। और ऐसे लोगों को जिनका प्रोत्साहन हुआ, ऐसे लोग थोड़े जो बहुत बाहर आए, उन्हीं को इंटेलेक्चुअल कहा। एक सीमित दायरा था, उनसे अपेक्षा की गई कि वह राज्य के लिए उपयोगी सभी विषयों का अध्ययन करें और उसका आलोचनात्मक चिंतन करें, तथा मानव स्वभाव को समझकर समाज और राज्य के लिए उसे अधिक उपादेय, राज्य के लिए और समाज के लिए उपादेय बना करके उसके बनाने के विषय में जानकारी और शोध करते हुए आत्मचिंतन या आत्म प्रतिबिंबन करें। ऐसा लोगों ने उनको एक टास्क दिया। स्पष्ट रूप से इसमें केवल विचार और आइडिया की कोई बात नहीं थी। उदाहरण के लिए हम सब बिल्कुल चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं, और चिकित्सा क्षेत्र में जाता है तो व्यक्ति वहां की जानकारी एकत्र करता है और उसमें प्रवीण हो जाता है, चिकित्सकीय विधा में प्रवीण हो जाता है, और उस प्रक्रिया में वो कोई बिल्कुल आइडिया ग्रहण नहीं करता है, इतना कौशल प्राप्त करता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में वो आइडिया और विचार से काम नहीं चलता, उसमें बिल्कुल कौशल चाहिए, ज्ञान चाहिए उसका। ये बड़ा महत्व है। केवल राजनीतिक विचारों और उनके पक्ष में उन विचारों का महिमा मंडन करने वाले मतवादों को आत्मसात करना और फिर उससे प्रेरित होकर प्रचार साहित्य लिखना, और इसके मुख्य इंटेलेक्चुअल काम सोवियत संघ के लेनिन और स्टालिन तथा उनके चेलों ने प्रचारित किया। जो मतवाद है उनका प्रचार लिखा, तो ये सब इंटेलेक्चुअल लोगों ने प्रचारित किया। और भारतवर्ष की विडंबना ये थी, शोकांतिका ये थी, ट्रेजेडी थी इंटेलेक्चुअल समाज की, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में इस देश की सत्ता आई तो उन्होंने, क्योंकि कम्युनिस्ट थे वे बहुत, इसको तो महात्मा गांधी ने स्वीकार किया 1934 में कि जवाहरलाल नेहरू ये कम्युनिस्ट है। वो लेख भी लिखा हरिजन में, और उसकी प्रति जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा था। और जवाहरलाल नेहरू जिस समय स्टालिन की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के समय में संसद में शोक व्यक्त करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम सब स्टालिन युग के बच्चे हैं। क्या स्टेटमेंट, हम सब स्टालिन युग के बच्चे हैं। इसलिए भारत में भी जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक मतवाद के प्रचारकों को ही इंटेलेक्चुअल प्रचारित किया। इंटेलेक्चुअल को हिंदी में उसको कहा प्रबुद्ध कहने लगे। वो शिक्षण संस्थाएं और अकादमियां भी राजनीतिक मतवाद के द्वारा नियंत्रित और अनुशासित की गई। एक ऐसे लोगों को जो ऐसे भी थोड़ा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीय चिंतन रखते थे, भारतीय चिंतन रखते थे, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, उनको पुरस्कार नहीं देंगे, उनको सम्मानित नहीं करेंगे। एक बहुत लंबी परंपरा शुरू हो गई।
शिक्षक ये वहां पर इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा अकादमी के द्वारा सम्मानित पुरस्कृत ये प्रचारित लोगों को प्रबुद्ध जन कहा गया। इसलिए अध्यापकों, लेखकों तथा कलाकारों के भी वैसे ही संगठन बनाए जैसे संगठन कम्युनिस्टों ने सबसे पहले मजदूरों के बनाए थे, और उनके द्वारा यूरोप के उद्योगों में अराजकता तोड़ फोड़ करते हुए सत्ता पर कब्जे की योजना बनाई थी। क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि क्रांति वही होगी जहां सबसे ज्यादा विकसित उद्योग होंगे और समृद्धि होगी। यूरोपीय लोगों ने अन्याय, अत्याचार तथा श्रमिकों पर क्रूरता और श्रम मूल्य कम देकर कमाई के मुनाफे तक लूट से संचित संपदा को जीसस के पिता गॉड की अदृश्य इच्छा का पालन करने वाले कार्य बताया था, और इसी को फिर वहां पर लोगों ने पूंजीवाद कहा। पूंजीवाद एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में यूरोप द्वारा लूट तथा छल से अर्जित धन को कहते हैं। इसका केवल संपदा और समृद्धि से कोई संबंध नहीं है। भारतवर्ष के अंदर महाभारत पढ़िए, संपदा का वर्णन जो युधिष्ठिर की संपदा का वर्णन कर रहा है दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र में, अथाह संपत्ति है। कभी बिल्कुल धर्मराज को हमने युधिष्ठिर को पूंजीपति नहीं कहा, पूंजीवादी नहीं कहा, उनको धर्मराज कहा। तो हमारे यहाँ संपत्ति रखने वाला व्यक्ति पूंजीपति नहीं कहा गया, उसको पूंजीवाद का पर्याय नहीं माना गया। ये 17वीं 18वीं शताब्दी ईस्वी तक यूरोप के लोगों द्वारा की गई दुनिया की लूट से संचित संपत्ति को कहते हैं। इस पूंजीवाद में ये जो बिल्कुल ये जो कंसेप्ट है दुनिया के अंदर, कर्मचारी अचानक क्रांति करके राज्य अपने हाथ में ले लेंगे, इसे ही सर्वहारा की क्रांति कहा गया। परंतु ऐसी कोई क्रांति समृद्ध यूरोप में तो हुई नहीं। क्रांति के लिए आवश्यक निर्मम और क्रूर मारकाट छल घात को आवश्यक बताया गया था। केवल उस मारकाट और छल घात की बात से प्रेरणा लेकर लेनिन और स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के अत्यंत पिछड़े हिस्से रूस में तथा कथित कम्युनिस्ट क्रांति की, और फिर अपने पड़ोस चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की तथा महायुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि तथा शक्तियों का साथ देकर महायुद्ध में विजय के बाद एशिया को बहुत बड़ा उसका हिस्सा हड़प लिया। इस हड़पे हुए हिस्से में ही सोवियत संघ बना और कम्युनिस्ट चीन बना। तब से इंटेलेक्चुअल वर्ग का काम हो गया राजपुरुषों की सेवा में बौद्धिक कार्य करना और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना। इससे विपरीत पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबुद्ध वर्ग का जो काम था बौद्धिक जिज्ञासाओं का विस्तार करना और विज्ञान का कार्य करना। भारत में नेहरू जी के कारण प्रबुद्ध वर्ग का जो मुख्य कार्य राजनीतिक दलों के वातावरण बनाना, सत्ता में उनकी स्थिरता में सहयोग देना, ये हो गया उनका। सोवियत संघ का भारत राज्य को एक उपग्रह बना दिए जाने के कारण सोवियत संघ के दबाव से भविष्य में भारत को पूर्ण कम्युनिस्ट राज्य बना देने की योजना से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अकादमी में कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल वर्ग को बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती कर सम्मान, पुरस्कार तथा वेतन और सुविधाएं दी गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू इसका प्रमाण बन गया। ऐसा बिल्कुल सुविधाएं दी गई इनको, क्योंकि केवल इन संस्थाओं के कर्मियों और अधिकारियों को ही प्रबुद्ध वर्ग माना जाए। धीरे धीरे शिक्षा और संचार माध्यमों पर राज्य के एकाधिकार के कारण विशेषतः हिंदुओं में प्रबुद्ध वर्ग का यही अर्थ होता गया। दूसरी तरफ इस्लाम और ईसाइयत के अनुयायियों को कांग्रेसी शासन ने विशेष संरक्षण देकर उनकी मजहबी शिक्षा का विशेष प्रबंध सरकारी खजाने से किया। इसलिए उन समुदायों में प्रबुद्ध वर्ग का वह अर्थ रूढ़ नहीं हुआ जो हिंदू समुदाय के अंदर हो गया। उनके यहाँ इनको बुद्धिजीवी नहीं मानते, जिसको हमने बुद्धिजीवी कह दिया। और ऐसे बिल्कुल भारतवर्ष के अंदर राज्य की शक्ति को हिंदुओं को मूढ़ बनाने में नियोजित कर दी गई और उन मूर्ताओं के केंद्रों में कार्यरत कर्मियों और अधिकारियों को ही प्रबुद्ध वर्ग प्रचारित किया जाने लगा, जिससे कि हिंदुओं में आत्म विस्मृति की पराकाष्ठा हो गई और वे स्तब्धचित्त होकर मूर्ता के इन केंद्रों के कर्मियों को, अधिकारियों को ही सबूत वर्ग मानने लगे। इन्हीं को हम सबूत मानने लगे। ये सब बड़े प्रामाणिक लोग हैं, इनका लेख ही बिल्कुल प्रामाणिक है। अब उसमें बिल्कुल ये स्कूल ऑफ हिस्ट्री तो अलीगढ़ स्थापित हो गया। बिल्कुल इतना झूठ इतिहास के नाम पर परोसा और इस सबूत माने जाने लगे, प्रमाण माने जाने लगे। तो भारत जिनको कम्युनिज्म से प्रेरित परंतु साथ ही
लोकतांत्रिक परिवेश वाले राज्य के अंतर्गत काम करना पड़ा। अतः स्वाभाविक है कि प्रारंभ के कांग्रेसी और कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य राजनीतिक समूहों के अनुसरण में या उनके मार्ग के अनुसरण में प्रबुद्ध वर्ग का ही सर्वमान्य हो चुका। यह अर्थ व्यवहारिक मान लिया गया, परंतु संपूर्ण विश्व में द्वंद्वात्मक भौतिकता यानी कम्युनिज्म की वैचारिक निरर्थकता उसकी सिद्ध हो जाने के बाद भारत का परिवेश बदला है, परिस्थिति बदली है, पर्यावरण बदला है। अब प्रबुद्ध वर्ग के अन्य अर्थों की ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः हमें इस दिशा में विचार और कार्य करना चाहिए। प्रज्ञावान लोगों को इसका लोक संग्रह करना प्रज्ञा प्रवाह का हमारा काम है। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था, इसमें केवल 200 वर्षों में यूरोप में पहली बार पनपे और फैले मतवादों के ही गंभीर अध्येताओं अनुयायियों को ही प्रबुद्ध वर्ग मानना बंद करना होगा। विशेषकर भारत की ज्ञान संपदा, संस्कृति के मूल स्रोतों के अध्येताओं और उनकी स्मृति से संपन्न सजग समूह को प्रबुद्ध वर्ग का प्रधान अंग हमको मानना होगा। अतः विश्वविद्यालयों और अकादमियों के वर्तमान सीमाओं से, उनके ऑर्बिट से बाहर प्रज्ञावान लोगों का विशाल समूह भारत में है। इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें भी प्रज्ञा प्रवाह के प्रबुद्ध वर्ग मानना होगा। इसे अध्यात्म, संस्कृति तथा पारंपरिक पंचायतों और धर्म केंद्रों के प्रमुख लोगों को शामिल करना होगा, क्योंकि ये ही सहज भारतीय प्रज्ञा की अभिव्यक्ति में अग्रसर हो सकेंगे। राज्य व्यवस्था की सेवा के लिए रचित शिक्षा केंद्रों और अकादमियों की परिधि तक सीमित रहने से प्रज्ञा बाधित होगी और प्रवाह अवरुद्ध रहेगा। इन संस्थाओं की औपचारिक विधियों और पदवियों का हमको सम्मान करना है, हमको काम करना है, उसमें से हमको चयन करना है कि हमारे काम के लिए कैसे प्रबुद्ध लोग, कैसे अच्छे लोग आएंगे लेकिन उनकी परिधि से बाहर जो विशाल क्षेत्र है उनका सम्मान करते हुए, उसमें काम करते हुए ऐसे बिल्कुल विद्वान जो प्रबुद्ध वर्ग को हमें पहचानना होगा और जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण या भारत के प्रत्येक क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लिखी गई श्रेष्ठ रामायणी या अन्य श्रेष्ठ काव्यों के मर्मज्ञों को सम्मानित प्रबोधक वर्ग ही हमको मानना होगा। इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र की कला और उपासना पद्धतियों के प्रबुद्ध जानकारों को भी प्रबुद्ध वर्ग ही मानना होगा। भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को भारतीय पदावली में जानने, समझने और बताने वाले सभी लोगों को प्रबुद्ध वर्ग मानना होगा, क्योंकि वह प्रबुद्ध वर्ग ही है। हम सब लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि वो सब प्रबुद्ध वर्ग है। थोड़ा सा एक शास्त्रीय 5 मिनट लगेगा, हम इसका को समाप्त करेंगे, फिर प्रश्न चर्चा पर आएंगे। ये शास्त्रीय व्याख्या प्रबुद्ध की कैसे हुई? भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धातु है। बुद्ध का अर्थ होता है जानना, समझना। जैसे पाणिनीय व्याकरण में धातु पाठ में आया है, बुद्ध अवगमने, भवादि धातु है, देवादि धातु है। अब इससे बिल्कुल प्रबुद्ध शब्द में प्र या उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग के कारण धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे भवती का अर्थ है इज, है, लेकिन वही अनुभवती जब कहेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है कि अनुभव करता है। अतः प्रपूर्वक धातु का अर्थ हो जाता है जागना, जागरूक होना, जागृत होना या सजग होना। प्रपूर्वक बुद्ध धातु का प्रयोग इन अर्थों में दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत बढ़िया है। उसमें कहा है कि प्रबोधम च जगत स्वामी नियता अच्युतो लघु, दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है। उसमें बिल्कुल प्रबोध शब्द का शब्द आया है। भगवान बुद्ध के विषय में छोटी सी कथा आती है। जब वो आनंद से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के क्रम में वो इतना बिल्कुल व्यस्त हो गए उसमें बात में, उनकी नाक पर एक मक्खी बैठी और मक्खी बैठी और उड़ भी गई सहज तरीके से। मक्खी को उड़ने के बाद इन्होंने अपने नाक को ऐसे ऐसे हिला करके मक्खी को उड़ाया। तो आनंद ने कहा कि ये क्या, मक्खी बैठी और उड़ गई, उड़ने के बाद उड़ा रहे हैं, बैठते तभी उड़ाते आप। उन्होंने कहा देखो तुमसे बातचीत करने में इतना मैं व्यस्त हो गया था, भूल गया था कि मक्खी बैठी। ये तो जागे हुए व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये तो सोए हुए व्यक्ति का लक्षण है कि मेरे शरीर के ऊपर मक्खी बैठी और मुझे पता न चले, और इसलिए मैं गलती न कर सकूं, इसलिए मैं मक्खी को उड़ा रहा हूं। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर कहा प्रबुद्ध जन इस शब्द समूह में प्रबुद्ध में वर्तमान काल में प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थ व्यस्त, ये पाणिनि का सूत्र से उसमें से हुआ है प्रबुद्ध वर्ग। और इसलिए प्रबुद्ध शब्द का अर्थ हो जाता है जागा हुआ, जागरूक, जैसा कि हमारे देश के अंदर पहले भी वर्णन हुआ है। प्रबुद्ध जन इस शब्द में जो समूह ये जन है उसका अर्थ है
ये जो जागा हुआ व्यक्ति उसको प्रबुद्धजन कहेंगे। यह शब्द समूह विवेकानंद जी कहते थे, तिष्ठत जागृत पराप्य वरान, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। उठना क्रिया है, उठने को जागते नहीं कहते। हम बिस्तर पर सोए हुए हैं, आंखें खुली हुई है, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई कहता है करे जागो तो हम कहते हैं जगे हुए हैं। वो जगे भी अभी तो उठे भी नहीं है, पहले उठो तब जागो। जागना भीतर की क्रिया है, भीतर की क्रिया को हम जागना कहते हैं। बाहर से आंखें खुली हुई हैं उनको जागना नहीं कहते। और इसलिए बिल्कुल हमारे देश का ऋषि कहता है कि भाई, और इसी आप देखेंगे इस सब समुद्र मैंने श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक का प्रतिनिधित्व करता हुआ कैसा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम यश्याम जागृति भूतानि निशा निशा पश्यतो मुने। ये गीता के अंदर है। सामान्य जनों के लिए जो बातें रात के समान होती हैं उनमें प्रबुद्ध जन जगे रहते हैं। जिन बातों के लिए सामान्य लोग जागरूक बने रहते हैं वे बातें प्रबुद्ध लोगों के लिए रात के समान होती हैं। यानी अपने कल्याण के साथ साथ परिवार कल्याण, जन कल्याण, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के मामले में जो जन जागरूक हैं उन्हें हम प्रबुद्ध जन कह सकते हैं। जो इन मामलों में जागरूक न भी हों उनके लिए भी हम शब्द समूह का प्रयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है, इस विश्वास के साथ यह व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में आने के बाद प्रबुद्ध जन बन जाएंगे। जैसे कठफोड़वा पक्षी के बच्चे काट में छेद करने की शक्ति तत्काल न रहने पर भी आगे काट में छेद करने की शक्ति आने की संभावना को देखकर कठफोड़वा पक्षी के बच्चे को भी हम कठफोड़वा करने लगते हैं। उसी तरह और इसलिए प्रज्ञा प्रवाह का काम है कि जो प्रबुद्ध हैं उनको तो हमको जोड़ना ही है। और इसलिए जो बिल्कुल प्रबुद्ध समाज के उनको अपने साथ जोड़ लें। जो थ्रेश होल्ड पर खड़े हुए हैं उनको भी बिल्कुल, जो थोड़ा सा भी स्पर्श किया तो उधर भी जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं, उनके भी एक बायोडाटा बैंक तैयार करना, उनको जोड़ना, उनको भी हम आगे प्रबुद्ध बनाएंगे। और जो घोर विरोधी हैं उनका भी एक उनकी सूची बननी चाहिए, उनका बायोडाटा तैयार होना चाहिए। और इसलिए हम सब जानते हैं कि ये जो बिल्कुल भारतवर्ष के अंदर, थोड़ी सी 2 मिनट में अपनी बात मैं समाप्त करूंगा, तो इस देश के अंदर कहा भी कि जो शब्द होते हैं शब्दों की एक संस्कार यात्रा होती है। तो संस्कार यात्रा किसके माध्यम से पूर्ण होती है, तो वो प्रयोग के माध्यम से शुरू, ये संस्कार यात्रा उनकी पूरी होती है। तो प्रयोग का जो होता है किसी शब्द का, तो प्रयोग करते करते अर्थ का संकुचन भी हो जाता है और उसका विस्तार भी कभी कभी हो जाता है। और कभी कभी वो शब्द जो होते हैं अर्थ विकृति के भी शिकार जाते हैं, उनका अर्थ भी गलत हो जाता है। भारतवर्ष के अंदर प्रबुद्ध का संपूर्ण भारत की ज्ञान परंपरा को फलक देने वाले इस प्रबुद्ध शब्द का अर्थ कैसा संकुचित कर दिया हमारे देश के शासन के लोगों ने, ये सूचना के अर्थ बोध को प्राप्त हो गया। यानी प्रबुद्ध शब्द को अर्थ विकृत कर दिया भारतवर्ष के अंदर। भारतवर्ष में जो मूल शब्द है हमने बताया कि प्रत्यय लगाकर ये प्रज्ञावान ज्ञानवान बनता है। आचार्य शंकर ने महान अपने महानुशासन में अपने 4 पीठों के आचार्यों को उन्होंने प्रबुद्ध शब्द कहा है। मंडन मिश्र पहले उनके प्रबुद्ध पुरुष थे जिनको शंकराचार्य बनाया, तो उन्होंने अपने प्रबुद्ध वर्ग की परिभाषा करते समय आचार्य शंकर ने कहा है, उनकी 6 विशेषताएं बताई हुई। उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध उनके अनुसार तो आत्मज्ञानी होना चाहिए, अद्वैतवादी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, जीवन मुक्त होना चाहिए, महायोगी होना चाहिए, तत्वमसि के बोध से युक्त होना चाहिए। ये जितने भी शब्द हैं आचार्य शंकर ने कहे, सब एकात्म मानव दर्शन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसका उपयोग किया है कि भाई हमारे देश के अंदर आत्मज्ञान, संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक ही ईश्वर निवास करता है, सबको अपने रूप देखता है। ये बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस का जीवन तो उत्कृष्ट उदाहरण इसका है आत्मज्ञानी का। और जैसे व्यक्ति जब आत्मज्ञानी हो जाएगा तो हम में तुम्हें कोई भेद नहीं है, वो अद्वैतवादी हो जाता है। और जो अद्वैतवादी हो जाता है, अद्वैतवादी, वही सर्वज्ञ हो जाता है। और जो सर्वज्ञ हो गया है फिर उसके लिए विशेषण आता है महायोगी वही हो जाएगा। और महायोगी वही होगा जो बिल्कुल तत्वमसि, मैं भी वही हूं, ऐसा कहता है। एक बहुत अच्छी कथा आती है। रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि ये हनुमान, तुम्हारा मेरे विषय में मत क्या है। तो हनुमान कहते हैं कि देह दृष्टिया तू दासो हम, हे प्रभु, देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टिया
तदंशकम, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, लेकिन आत्मदृष्टिया त्वमेवा हम इति में निश्चिता मति ही। लेकिन आत्मा की दृष्टि में भगवान राम और हनुमान में कोई अंतर नहीं है, मैं भी वही हूं जो आप हैं, ये मेरा निश्चित मत है। तो तत्वमसी की धारणा को लेकर के देश के अंदर चलने वाले उसको कहा प्रबुद्ध वर्ग है, इस तरह से कहते हैं। और उनके अनुसार जो अक्षर सर्वश्रेष्ठ भवबंधन से रहित तत्वमसी के प्रयोजनार्थ अवधूत हो वही प्रबुद्ध है, जो आश्रम व वर्ण का अतिक्रमण कर आत्मा में ही सदा रहता है। ऐसे ही आचार्य पर आरूढ़ होने योग्य प्रबुद्ध का सानिध्य राजा प्राप्त करे। ये जो वाक्य है रास तरंगिणी के अंदर कल्हड़ ने दिया है। कल्हड़ उनको कहते हैं, राजा को ऐसे ज्ञानियों के प्रकार करते। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णन आता है कि वर्णाश्रम का अतिक्रमण कर अत्याश्रमी परमहंस होते वही महावाक्य प्रबुद्ध होने के अधिकारी ये बिल्कुल हैं, वो प्रबुद्ध है। ऐसे लोगों को कहा है हमारे देश के अंदर जाति प्रांत भाषा उससे ऊपर उठ करके जो समाज का चिंतन करे, ऐसी व्याख्या की गई है। तद्विद्धि प्रणिपाते प्रश्न सेवया उपदेक्षते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। ऐसे को कहा है कि जिस प्रकार पश्चिम की दृष्टि से भारत को देखने, उसकी परंपरा में भारत को ढालने के प्रयास में लगे बुद्धिजीवियों के अनुसार पुस्तकों में दर्ज सीमित ज्ञान और सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में भरकर उसी के आधार पर व्याख्यान देने वाले प्रबुद्ध हैं। जबकि भारतीय परंपरा में जो गुरु है, गुरु व परंपरा के ज्ञान को अपने अनुभव साक्षात्कार आत्मज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाने व उस भ्रांत ज्ञान को अपनाने वाला प्रबुद्ध होता है। इस तरह हम देखते हैं कि व्याकरणीय दृष्टि से गुरुवाचक विशेषता के कई अर्थ होते हैं। पहला है जागृत, जगा हुआ, दूसरा बुद्धिमान विद्वान, तीसरा चतुर, चौथा ज्ञाता, पांचवा पूरी तरह विकसित, छठा सतर्क जागरूक संविधान ये सावधान, सातवां हो गया हमारा व्यक्ति समझदार इत्यादि। प्रबुद्ध के लिए प्रबोधित शब्द भी प्रचलन में है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बिल्कुल प्रबोध संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसका अर्थ बिल्कुल यथार्थ ज्ञान बुद्धिमत्ता होता है। प्रबुद्ध इसी का विशेषण रूप है। जहाँ तक प्रबुद्ध की व्याप्ति का क्षेत्र है, प्रश्न है, इसकी कोई सीमा नहीं है, न व्याप्ति की न भूगोल की। जो भी कोई व्यक्ति जागृत है, अपने देश काल की सीमा में रहते हुए अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों के प्रति सजग, सतर्क, सावधान तथा यथार्थ ज्ञान रखता है, प्रबुद्ध कहलाता है। भारत की प्रज्ञा जागे, ये हमारा उद्देश्य है। केवल प्रज्ञावान को जोड़े नहीं, भारत की प्रज्ञा जागे। जब गए आचार्य शंकर मंडन मिश्र के पास उनके घर का पता पूछते, एक ग्रामीण महिला ने कहा कि जिनके घर की मैना भी तोता भी जो संस्कृत बोलते हैं, यानी जिनके घर की तोता और मैना पक्षियां भी संस्कृत बोलती है, भारत की ज्ञान परंपरा रही है, उसी घर को जानना को मंडन मिश्र का घर है, तो पूरे देश की प्रज्ञा जागे। और इसलिए इस श्रेणी में आम आदमी भी हो सकता है और विशिष्ट जन भी। विशिष्ट पद पर रह करके भी यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने और अधिकार के प्रति जागरूक और वास्तविक समझ नहीं रखता, तो वह प्रबुद्ध नहीं कहला सकता, उसको प्रबुद्ध नहीं कर सकते। इस दृष्टि से एक निरक्षर व्यक्ति भी प्रबुद्ध कहला सकता है। जब उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बाह्य अभ्यंतर जागृत नहीं है तो आप प्रबुद्ध ही कहलाएगा। हमारी माँ तो कुछ पढ़ी लिख रही थी, लेकिन अपने शास्त्र का ज्ञान और अपने बिल्कुल व्यवहार का ज्ञान, अपने धर्म बुद्धि से अपने कर्तव्य का ज्ञान उसको ज्यादा था, तो क्या हम उसको प्रबुद्ध नहीं मानेंगे? क्या वो प्रबुद्ध है? आज के संदर्भ में अकादमिक जगत का निश्चित व्याख्यायित मापदंड है, यानी जो तंत्र के अंदर कार्य करने वाले वेतन भोगी नियम कानून के दायरे में रहने वाला व्यक्ति है, स्कोर की भाषा जानता है, एपीआई की भाषा बोलता है, ऐसे ही केवल एपीआई की भाषा वाले लोग को प्रबुद्ध नहीं कहलाएंगे। प्रबुद्ध जन यानी देशज और वैश्विक दोनों होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में देशज हो और वैश्विक चिंतन में समन्वय की दृष्टि रखता है, ऐसे को हम प्रबुद्ध कहते हैं। अतः इस की सीमा तय नहीं कर सकते, इसकी जगह हम इसकी श्रेणियां बना सकते हैं। जैसे अभियंता हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, प्रबुद्ध हैं, ये किसान हैं, प्रबुद्ध महिलाएं हैं, प्रोफेसर टीचर्स ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा के साथ अपने मोहल्ले में जागरण की समितियां बनाती हैं। आप क्या नहीं मानेंगे? बंगाल के अंदर
सहस्त्रों वर्षों से बंगाल की यात्रा निकलती थी भारत की चेतना के अंदर विस्फोट करने में और भारत की चेतना को जागृत करने में। बंगाल की यात्रा का जो अनुभव रहा है, जो योगदान रहा है, उन यात्राओं से जुड़े लोगों को हम प्रबुद्ध नहीं मानेंगे क्या? वो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनके बीच में भी हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए हमारे मोहल्ले की जागरण समितियां हैं जो चलाई जाती हैं, लोकगीत है, परंपरा का संरक्षण, संस्कार पद्धति का संपोषण जहां होता है, इस श्रेणी में कवि भी आएंगे, लेखक भी आएंगे, गैर सरकारी संस्थाएं भी आएंगी, उनको सम्मिलित किया जा सकता है। अतः इसकी सीमा हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये असीम है, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, टाइम बाउंड भी कर सकते हैं कि एक सीमा में किस वर्ग में जाएंगे, दूसरी सीमा में किस वर्ग में जाएंगे। तो ये बिल्कुल जो मैं बातें आपके सामने रखा हूं, ये पहले से ये सबकी सब चीजें डिफाइंड हैं। लोक मंथन ने बता दिया कि हमारे अधिकारियों ने प्रबुद्ध वर्ग किसको मानेंगे। तो छठ पर्व का प्रदर्शन हुआ, बिहू का प्रदर्शन हुआ, धूर बिल्कुल दक्षिण केरल का जो उत्सव होता है उसका प्रदर्शन हुआ। यानी भारतीय संस्कृति जो देश संस्कृति है, हमारे गांव में फैली हुई है, उसको और शहर से लेकर के वन में रहने वाली जो संस्कृति है, सबका समेकित चिंतन करते हुए अपने समाज और वर्ग के अंदर जो भी प्रबोधन कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं लोगों को, जागरण कर सकते हैं लोगों को, जो समाज की ओपिनियन बना सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमको प्रबुद्ध वर्ग मानना पड़ेगा। एक शब्द, एक अर्थ कहेंगे वाक्य में कि जिस भारत के किसी भी कोने से यदि भारत माता की जय का उद्घोष सुनाई देता हो, हम उसको या देश के अंदर जहां से भी जागते रहो का स्वर गूंजे, हम उसे प्रबुद्ध कह सकते हैं, उनको प्रबुद्ध श्रेणी में मानना होगा। इस बात को ध्यान में रख करके हम अपने कर्तव्य का निर्धारण करें। आपने मेरी बात को सुना है तो अब बिल्कुल प्रश्न चर्चा हो। थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया, 11:30 तक था, ये विषय ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए। 10-15 मिनट में आप केवल अपनी बात रख सकते हैं। अब कितनी सीमा है समय की मुझे नहीं पता है, क्योंकि आगे एक 12:30 बजे संघ की दक्षिणा का कार्यक्रम है, मुझे उसमें जाना है, सम्मिलित होना है। तो दूसरी जगह से वो कार्यक्रम संचालित होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो कृपया आप थोड़े शब्दों में 2-3 वाक्य में भी कोई प्रश्न करना हो तो आप करेंगे। समय की मेरा थोड़ा हो गया, लंबा हो गया, और इसमें थोड़ी व्याख्या जरूरी थी। प्रबुद्ध वर्ग क्यों कहेंगे, जो भ्रम है उस भ्रम से बाहर आना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ। आप सबको बिल्कुल पुनः पुनः आपके चरणों में प्रणाम करके अपनी बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद सही